हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, बिहार दरोगा यानी कि बिहार एसआई वैकेंसी 2025 के लिए अगला वीडियो आपके सामने है, जिसमें दोस्तों हम लोग पॉलिटी, हिस्ट्री व स्टैटिक जीके सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि बिहार दरोगा यानी कि बिहार एसआई वैकेंसी 2025 में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। पीडीएफ आपका दोस्तों पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है। यहाँ से आपके प्री एग्जाम में जो टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, जिसमें आपका पूरा स्टैटिक जीके आएगा, यानी कि परंपरागत सामान्य ज्ञान। आपके जीएस यानी कि सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। पूरा आपका साइंस आएगा, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। बिहार स्पेशल, मिसलेनियस यानी विविध वाला चैप्टर हुआ, करंट अफेयर्स। आपके पूरे पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस को प्रिपेयर करके आपके पीडीएफ में कंप्लीट कर दिया गया है, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। एक सफिशिएंट पूरी तरह से परफेक्ट पीडीएफ है दोस्तों, जिसको आप रिवाइज करके कम से कम समय में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ओनली 100 रुपये दोस्तों इस पीडीएफ की पेड फीस रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहां पर आप जुड़कर इस वैकेंसी का कंप्लीट पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सीधे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे पॉलिटी के टॉपिक से। पॉलिटी से पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। पॉलिटी से पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से रखा गया है? भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक को लेकर आया हुआ है। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों कि भारतीय संविधान सभा की विभिन्न बैठकें, इनके विभिन्न अधिवेशन से विभिन्न समितियों का निर्माण व संविधान सभा का निर्माण तथा अंतरिम सरकार, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चंस फैक्ट और कंटेंट इस टॉपिक से बनते हैं, जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। तो पूरी तरह से क्रम से कंप्लीट करके दोस्तों परफेक्ट सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं, तो यकीन कीजिएगा दोस्तों, आप अपने एग्जाम्स के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस फैक्ट और कंटेंट से एक साथ पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। अब चलिए दोस्तों, इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के द्वारा इस टॉपिक को क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है दोस्तों हमारा, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुआ। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी के बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। वह 13 दिसंबर 1946 ईस्वी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान की आधारशिला रखी। हर फैक्ट, हर कंटेंट को दोस्तों आपको अच्छे से प्रिपेयर करके चलने हैं, ताकि किसी भी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे मिस ना हो। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। आगे बढ़िएगा। पॉइंट दोस्तों, संविधान के निर्माण का कार्य करने के लिए कई समितियां बनाई गईं। इनमें प्रारूप समिति प्रमुख थी। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की। वह प्रारूप समिति में डॉक्टर अंबेडकर के अतिरिक्त एन गोपाला स्वामी अयंगर, आह्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर, के ए मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, डी.पी. खेतान, जिनकी मृत्यु 1948 में हो जाने के पश्चात इनके स्थान पे टी.टी. कृष्णामाचारी और एन माधवराव अन्य सदस्य थे। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे, हमारे एक सेंटेंस के कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस फैक्ट और कंटेंट निकलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। यही वजह दोस्तों, अपने वीडियोस में आप लोगों को ऑप्शन यानी कि विकल्प लगा के नहीं पढ़ाते, क्योंकि ऑप्शन यानी कि विकल्प लगा देने से दोस्तों कोई भी टॉपिक आपके साथ पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो सकते, केवल कंफ्यूजन क्रिएट होती है और टाइम टेकिंग हो जाता है। जो भी टॉपिक्स दोस्तों हमारे द्वारा जहाँ पे उठाए जाते हैं, उनको वहीं पे
A to Z क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया था। इसके लिए मुझे कितने भी बुक से मटेरियल का कलेक्शन क्यों ना करना पड़े। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के टॉपिक्स भी आपके पीडीएफ में पूरी तरह से ऐड किए गए। वो हर टॉपिक्स दोस्तों आपके पूरे पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस को प्रिपेयर करके आपके पीडीएफ में कंप्लीट कर दिए गए, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। आगे बढ़िएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। वह संविधान निर्माण के समय विभिन्न समितियों का गठन किया गया था। ध्यान रखेंगे आप लोग। अब इस सीट को दोस्तों आपको अच्छे से प्रिपेयर करके चलने हैं, जहां पे संविधान निर्माण के दौरान दोस्तों जितनी भी महत्वपूर्ण समितियों का गठन किया गया था, आपके एग्जाम में कंटिन्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनकी अध्यक्षता किसने की थी। आप पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, एक तरफ महत्वपूर्ण विभिन्न समितियों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ दोस्तों उनसे संबंधित अध्यक्ष के नाम दिए गए। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों प्रारूप समिति की, तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। कार्य संचालन हो गया और निर्मात्री सभा की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। संघ संविधान हो गया, वह संघ शक्ति समिति की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। मूल अधिकार हो गया, अल्पसंख्यक व प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। प्रक्रिया हो गया, वार्ता तथा तदर्थ झंडा समिति की अध्यक्षता दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में बात की जाए दोस्तों अल्पसंख्यक उप समिति की, तो इसकी अध्यक्षता H.C. मुखर्जी ने की थी। वह सदन समिति की अध्यक्षता दोस्तों पी पट्टाभी सीतारमैया ने की थी। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अब संविधान निर्माण के दौरान दोस्तों आपके एग्जाम्स के लिए जितने भी बेसिक क्वेश्चंस फैक्ट व कंटेंट बनते हैं, आप क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, पॉइंट है हमारा, भारतीय संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है। इसके निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिनमें से 292 प्रांतीय विधानसभाओं से तथा 93 देशी रियासतों से आए थे। इनके अतिरिक्त 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी के 4 प्रांतों से ले गए थे। ये प्रांत हैं दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुरगौर, ब्रिटिश बलूचिस्तान। आगे बढ़िएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान सभा के लिए बॉम्बे विधानसभा से चुना गया था। बाद में वह बंगाल से भी चुने गए, जहां की मुस्लिम लीग सत्ता में थी। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने गए थे। प्रत्येक प्रांत तथा प्रत्येक भारतीय राज्यों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में कुल स्थान आवंटित किए गए थे। मोटे तौर पे कहा जाए दोस्तों तो 10 लाख के लिए एक स्थान का अनुपात निर्धारित किया गया था। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट है दोस्तों, 3 जून 1947 की योजना के तहत जब पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की स्थापना कब 16 जुलाई 1947 ईस्वी को की गई, तो भारतीय संविधान सभा की सदस्य संख्या घटकर 299 रह गई, जिनमें से 229 प्रांतीय विधानसभाओं का और 70 देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व करते थे। ध्यान रखेंगे आप लोग। हर फैक्ट हर कंटेंट को दोस्तों आपको अच्छे से प्रिपेयर करके चलने हैं। दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे, जितने भी स्टूडेंट्स पीडीएफ को ले चुके हैं, ले रहे हैं दोस्तों, आप पीडीएफ को अच्छे से रिवाइज कीजिए। पीडीएफ को इस फॉर्मेट में बनाया भी गया है कि आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और आपकी सारी चीजें कम से कम समय में बिना इधर उधर भटके पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगी। अगला पॉइंट है दोस्तों, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया और इसी दिन इसे अंगीकृत यानी कि पारित किया गया। संविधान को अंगीकृत यानी पारित करते समय टोटल 284 सदस्य उपस्थित थे, जिन्होंने अपने हस्ताक्षर किए थे। ध्यान रखेंगे। हर कंटेंट को दोस्तों हर फॉर्मेट से पूरी तरह से मेंशन करने का प्रयास किया जाता है, जैसे जैसे कि आपके एग्जाम में घुमा घुमा के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़िएगा। पॉइंट है दोस्तों, हालांकि संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, परंतु इसके अधिकतर भागों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, क्योंकि वर्ष 1930 से ही संपूर्ण भारत में 26 जनवरी का दिन स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था। इसलिए 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। नवनिर्मित संविधान में बात की जाए तो 395 अनुच्छेद 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां थीं, तथा वर्तमान संविधान में बात की जाए तो लगभग 448 अनुच्छेद 25 भाग व 12 अनुसूचियां हैं, तथा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। सब कुछ आपको पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। आगे बढ़िएगा। अब इस सीट को भी दोस्तों आपको अच्छे से प्रिपेयर करके चलने हैं, जहां पे संविधान निर्माण के दौरान दोस्तों जो अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया था, आपके एग्जाम में कंटिन्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किनको कौन से विभाग दिए गए थे। आप पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, पॉइंट है हमारा देश का अंतरिम मंत्रिमंडल। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो इसमें प्रधानमंत्री रहे। इसके अलावा इन्हें दोस्तों विदेश मंत्रालय,
राष्ट्रमंडल संबंध मंत्रालय और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय मिला था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात की जाए दोस्तों तो इन्हें गृह और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय दिया गया था। आर के षणमुखम शेट्टी को दोस्तों वित्त मंत्रालय मिला था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को विधि मंत्रालय मिला था। सरदार बलदेव सिंह को दोस्तों रक्षा मंत्रालय मिला था। डॉक्टर जॉन मथाई की बात की जाए तो इन्हें रेल एवं परिवहन मंत्रालय दिया गया था। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। बात की जाए दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आजाद की तो इन्हें शिक्षा मंत्रालय मिला था। CH भाभा को दोस्तों वाणिज्य मंत्रालय दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य और कृषि मंत्रालय मिला था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय दिया गया था। बाबू जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय मिला था। राजकुमारी अमृत कौर को दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया था। रफी अहमद किदवई को दोस्तों संचार मंत्रालय मिला था। नरहर विष्णु गाडगिल को दोस्तों खान एवं ऊर्जा मंत्रालय दिया गया था। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। लास्ट में है दोस्तों के.सी. नियोगी जिन्हें की दोस्तों राहत एवं पुनर्वास मंत्रालय मिला था। ध्यान रखेंगे। इस टॉपिक को आप लोगों को यहाँ तक पूरी तरह से कंप्लीट करके चलने हैं। आगे बढ़िएगा दोस्तों। इसी से मिलता जुलता एक छोटा सा टॉपिक इसमें और ऐड हो जाता है। हम चाहते हैं दोस्तों इसी टॉपिक के साथ साथ इसको भी आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट कर सके। यहाँ से भी आपके एग्जाम में कंटिन्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिएगा दोस्तों पॉइंट है हमारा भारत के राष्ट्रीय प्रतीक यानी कि भारत के जितने भी राष्ट्रीय प्रतीक हैं आपके एग्जाम्स के लिए दोस्तों यहाँ से सुपर कंटेंट बनते हैं। आप पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज की तो इससे जुड़े फैक्ट देखिए दोस्तों। संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज यानी कि तिरंगा का प्रारूप 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया। ध्वज में समान अनुपात वाली 3 आड़ी पट्टियां हैं जो कि केसरिया, सफेद तथा हरे रंग की हैं। ध्वज के सबसे ऊपर गहरा केसरिया रंग होता है जो कि जागृति, शौर्य तथा त्याग का प्रतीक है। बीच में दोस्तों सफेद रंग होता है जो कि सत्य एवं पवित्रता का प्रतीक है तथा सबसे नीचे गहरा हरा रंग होता है जो कि जीवन समृद्धि का प्रतीक है। ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात तो 3:2 है। ध्वज के बीच में सफेद रंग वाली पट्टी के बीच में गहरे नीले रंग की 24 तीलियों वाला अशोक चक्र है जो धर्म और ईमानदारी के मार्ग पर चलकर देश को उन्नति की ओर ले जाने की प्रेरणा देता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। बात की जाए दोस्तों राष्ट्रीय गान की तो इससे जुड़े फैक्ट देखिएगा दोस्तों। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत यानी कि पारित किया गया। राष्ट्रगान के गायन का समय 52 सेकंड है किंतु कुछ अवसरों पर इसे संक्षिप्त रूप में गाया जाता है जिसका समय 20 सेकंड है। इसमें 13 पंक्तियां हैं। इस गीत को सर्वप्रथम वर्ष 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। यह जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ और वर्ष 1919 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस गीत का अंग्रेजी अनुवाद द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया शीर्षक से किया। सब कुछ आपको पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। आगे बढ़िएगा। अगला है दोस्तों आपका राष्ट्रीय गीत। इससे जुड़े फैक्ट देखिएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रगीत के रूप में 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया। यह गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। इस गीत को 1896 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। वह राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी अनुवाद श्री अरविंदो घोष ने किया था। ये भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय चिन्ह से जुड़े फैक्ट देखिएगा दोस्तों। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा ने सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। लास्ट है दोस्तों आपका राष्ट्रीय पंचांग। इससे जुड़े फैक्ट देखिएगा। भारत ने दोस्तों सरकारी उद्देश्य के लिए 22 मार्च 1957 ईस्वी को राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। भारतीय पंचांग के अनुसार वर्ष का प्रारंभ चैत्र तिथि को होता है जो कि ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार सामान्य वर्षों में 22 मार्च तथा लीप वर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। ध्यान रखेंगे। इस टॉपिक को भी आपको यहाँ तक पूरी तरह से कंप्लीट करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग पॉलिटी के अगले टॉपिक की ओर। पॉलिटी से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने ही देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 17 में। पॉलिटी से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से रखा गया है। मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, जो कि दोस्तों आपका सुपर टॉपिक है, आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चंस फैक्ट और कंटेंट इस टॉपिक से बनते हैं जो कि आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। तो पूरी तरह से क्रम से कंप्लीट करके दोस्तों परफेक्ट सीट आपके सामने लगा दी गई है। अच्छे से आपको प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा
अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 17 में। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा मूल अधिकार। आप चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं, देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के द्वारा इस टॉपिक को क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जो कि संविधान का भाग 3 है। आगे बढ़ेंगे। प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। तब से वर्तमान में टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। आप सबसे पहले दोस्तों आप लोग इन 6 मूल अधिकारों को आर्टिकल के साथ क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, जहां से आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। देखिएगा, तो सबसे पहले आता है दोस्तों समानता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। दूसरा है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। तीसरा है दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है। चौथा है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। पांचवा दोस्तों संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक है। और छठा यानी कि लास्ट है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि दोस्तों ये आपका सुपर टॉपिक है, हर आर्टिकल से यहाँ से आपके एग्जाम में कंटिन्यू क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको आप लोग क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, पहला पॉइंट है हमारा, विधि के समक्ष समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 14 में। नेक्स्ट, अनुच्छेद 15 का संबंध किससे? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं और आपके ऑप्शन यानी कि विकल्प में आर्टिकल दे दिए जाते हैं, आपको आंसर करने होते हैं। जैसे कि पॉइंट नंबर 1 है हमारा, लेकिन कभी कभी दोस्तों क्वेश्चन के फॉर्मेट को चेंज कर दिया जाता है, आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट आर्टिकल रख दिए जाते हैं और आपके ऑप्शन यानी कि विकल्प में कॉन्सेप्ट दे दिए जाते हैं और आपको आंसर करने होते हैं। जैसे कि पॉइंट नंबर 2 है हमारा। तो हर फॉर्मेट हर ट्रेंड से दोस्तों हर कंटेंट को आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात की जाए दोस्तों अनुच्छेद 15 की, तो इसमें धर्म, मूल वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के प्रतिषेध का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 16 की बात की जाए तो इसमें लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का प्रावधान किया गया है। वह अनुच्छेद 17 में दोस्तों अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 18 की बात की जाए तो इसमें उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया है। वह अनुच्छेद 19 में दोस्तों विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 20 की बात की जाए तो इसमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किया गया है। वह अनुच्छेद 21 में दोस्तों प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 21 का की बात की जाए तो इसमें 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। वह अनुच्छेद 23 में दोस्तों मानव दुर्व्यापारियों बलात्श्रम का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 24 की बात की जाए दोस्तों तो इसमें कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। वह अनुच्छेद 29 में दोस्तों अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। ऐसे आर्टिकल व प्रावधान है दोस्तों जो कि आपके एग्जाम में केवल पूछे ही नहीं जाएंगे, आप देखेंगे कंटिन्यू रिपीट होंगे। और लास्ट है दोस्तों अनुच्छेद 32, जिसमें कि संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का प्रावधान किया गया, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा नोट देखिए दोस्तों, ताकि टॉपिक आपका पूरी तरह से क्लियर हो सके। देखिएगा दोस्तों, पॉइंट है हमारा 44वें संविधान संशोधन 1978 ने यह स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 जिसमें कि प्रावधान है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और अनुच्छेद 21 जिसमें कि प्रावधान है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा को निलंबित नहीं किया सकता। डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों कि कौन कौन से हमारे अधिकार हैं या आर्टिकल्स हैं या अनुच्छेद हैं जो कि आपातकाल के दौरान भी नष्ट नहीं होते, खत्म नहीं होते या समाप्त नहीं होते। तो अनुच्छेद 20 और 21 है। लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक का, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इस टॉपिक को दोस्तों आपको यहाँ तक पूरी तरह से कंप्लीट करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है, जहां पर आप जुड़कर विभिन्न वैकेंसीज के लिए कंप्लीट पीडीएफ परचेस कर सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग पॉलिटी के अगले टॉपिक की ओर। पॉलिटी से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में वर्णित संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? करेक्ट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। पॉलिटी से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से रखा गया, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत।
कंटिन्यू दोस्तों आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मूल अधिकार के देश के संविधान से लेगा, मूल कर्तव्य कहाँ से लेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लेंगे, एकल नागरिकता कहाँ से ली गई, संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई। तो जितने भी हो सकते हैं पूरी तरह से क्रम से कंप्लीट करके दोस्तों परफेक्ट सीट आपके सामने लगा दी गई है। अच्छे से आपको प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय संविधान में वर्णित संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। करेक्ट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। आप चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं, देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के द्वारा इस टॉपिक को क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम लोग ब्रिटेन के संविधान से। तो सबसे पहले इसमें संसदीय शासन प्रणाली मोस्ट इंपॉर्टेंट, विधि निर्माण प्रक्रिया यानी कि विधि का शासन, एकल नागरिकता आपका सुपर रहेगा ही, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति, अखिल भारतीय सेवा प्रणाली व द्विसदनीय व्यवस्था। ये सारे प्रावधान दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से लिए गए, ध्यान रखेंगे। यही वजह दोस्तों अपने वीडियोस में आप लोगों को ऑप्शन यानी कि विकल्प लगा के नहीं पढ़ाते, क्योंकि ऑप्शन लगाने से दोस्तों कोई भी टॉपिक आपके एक साथ पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो सकते। आगे बढ़िएगा। अमेरिका के संविधान से देखेंगे दोस्तों तो प्रस्तावना मोस्ट इंपॉर्टेंट, मौलिक अधिकार आपका बार बार पूछा ही जाता है, उपराष्ट्रपति का पद, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायालय, न्यायिक पुनर्विलोकन व सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियां। ये प्रावधान दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिए गए, ध्यान रखेंगे। कनाडा के संविधान से देखेंगे तो संघात्मक व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन, राज्यपाल की नियुक्ति व अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये प्रावधान दोस्तों कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से देखेंगे तो नीति निदेशक तत्व यानी कि डीपीएसपी, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति व राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये प्रावधान दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। जर्मनी से केवल एक प्रावधान है, आपातकालीन उपबंध, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात की जाए सोवियत संघ यानी कि रूस के संविधान से देखेंगे कि हमारे देश के संविधान में क्या क्या लिया गया है। तो सबसे पहले मौलिक कर्तव्य मोस्ट इंपॉर्टेंट, पंचवर्षीय योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट व प्रस्तावना में दोस्तों जो न्याय का आदर्श रखा गया है, ये सारे प्रावधान सोवियत संघ यानी कि रूस के संविधान से लिए गए हैं। फ्रांस के संविधान से देखेंगे तो गणतंत्र की अवधारणा का प्रावधान, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के जो आदर्श रखे गए हैं, ये दोस्तों फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से देखेंगे तो प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ही, केंद्र राज्य के बीच संबंध तथा संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक कराई जाती है, ये सारे प्रावधान दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका से देखेंगे तो संविधान संशोधन प्रक्रिया, और जापान के संविधान से देखेंगे दोस्तों तो कानून द्वारा स्थापित शब्दावली, ये प्रावधान जापान के संविधान से लिए गए हैं। यहाँ तक दोस्तों इस टॉपिक को आप लोगों को पूरी तरह से कंप्लीट करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग पॉलिटी के अगले टॉपिक की ओर। पॉलिटी से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 280 में। पॉलिटी से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से रखा गया, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं संबंधित प्रावधान। दोस्तों आपका सबसे सुपर टॉपिक, आपके एग्जाम्स के हर शिफ्ट में दोस्तों मिनिमम इस टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो कंप्लीट सीट दोस्तों आपके सामने लगा दी गई है, अच्छे से आपको प्रिपेयर करके चलने हैं। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है, सारे क्लासेस के वीडियोस के टॉपिक्स भी आपके पीडीएफ में पूरी तरह से ऐड किए गए। वो हर टॉपिक्स दोस्तों आपके पूरे पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस को प्रिपेयर करके आपके पीडीएफ में कंप्लीट कर दिए गए हैं, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था दोस्तों हमारा, वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 280 में। क्वेश्चन का टॉपिक हमारा भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं संबंधित प्रावधान। चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा एक तरफ दोस्तों भारतीय संविधान के जितने भी महत्वपूर्ण संबंधित प्रावधान है इनके नाम दिए गए, दूसरी तरफ दोस्तों उनसे संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद के नाम दिए गए हैं। बात की जाए दोस्तों संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, तो इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना दोस्तों, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में है। राज्यों की सीमा एवं नाम में परिवर्तन, इसका प्रावधान अनुच्छेद 3 में है। और संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता, या आप कह सकते हैं कि नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 14 में है।
धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का परिच्छेद दोस्तों, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। बात की जाए दोस्तों लोक नियोजन के विषयों में, अवसर की समानता का प्रावधान अनुच्छेद 16 में है, अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान अनुच्छेद 17 में है, व उपाधियों के अंत का प्रावधान अनुच्छेद 18 में है। आगे बढ़ेंगे। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान अनुच्छेद 19 में है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 20 में है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 21 में है। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, इसका प्रावधान दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का में है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। बात की जाए दोस्तों अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 29 में है, वह संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में है। समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान अनुच्छेद 39 का में है। ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में है। समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी का प्रावधान अनुच्छेद 44 में है। वह पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 में है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में बात की जाए दोस्तों समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान अनुच्छेद 39D में है। कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथककरण का प्रावधान अनुच्छेद 50 में है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रावधान अनुच्छेद 51 में है। मूल कर्तव्य आपका अनुच्छेद 51 का में है। भारत के राष्ट्रपति का पद संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 53 में है। राष्ट्रपति का चुनाव संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 54 में है। और राष्ट्रपति के चुनाव में जो प्रक्रिया अपनाई जाती दोस्तों, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 56 में है। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 61 में है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 66 में है। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 72 में है। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए जो मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है, इसका प्रावधान अनुच्छेद 74 में है। भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का प्रावधान अनुच्छेद 76 में है। वह संसद के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में बात की जाए दोस्तों राज्यसभा के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 80 में है। वह लोकसभा के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में है। नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक कराई जाती है, इसका प्रावधान अनुच्छेद 108 में। धन विधेयक की परिभाषा संबंधित प्रावधान 110 में है। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे हम लोग बजट के नाम से जानते हैं, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति संबंधित प्रावधान 123 में है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। बात की जाए दोस्तों भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG संबंधित प्रावधान 148 में है। वह भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG के कर्तव्य का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 में है। राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित प्रावधान 155 में। राज्यपाल द्वारा क्षमादान की शक्ति संबंधित प्रावधान 161 में। राज्य का महाधिवक्ता संबंधित प्रावधान 165 में है। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति संबंधित प्रावधान 213 में है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 में है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में बात की जाए दोस्तों उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार संबंधित प्रावधान 226 में है। पंचायती राज की परिभाषा संबंधित प्रावधान 243 में है। वित्त आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 280 में। राज्य में राष्ट्रपति शासन संबंधित प्रावधान 356 में। वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान 360 में। संघ की राजभाषा संबंधित प्रावधान 343 में। संपत्ति का अधिकार दोस्तों ये अनुच्छेद 300A में है। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल घोषित करने का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में बात की जाए दोस्तों राष्ट्रपति और राज्यपालों की विशेष सुरक्षा संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 361 में है। प्रमुख बंदरगाहों और हवाई अड्डों के संबंध में विशेष प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 364 में है। वह संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया संबंधित प्रावधान दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में, ध्यान रखेंगे आप लोग। PDF के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों अब हम लोग हिस्ट्री के टॉपिक की ओर। एंशिएंट हिस्ट्री से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? करेक्ट आंसर होगा सारनाथ ऋषिपत्तनम में। एंशिएंट हिस्ट्री से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से रखा गया? बौद्ध धर्म।
जो कि दोस्तों आपका सुपर टॉपिक है, आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चंस फैक्ट और कंटेंट इस टॉपिक से निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। तो पूरी तरह से क्रम से कंप्लीट करके दोस्तों परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? करेक्ट आंसर होगा सारनाथ ऋषिपत्तनम में। आप चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के द्वारा इस टॉपिक को क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है दोस्तों हमारा, गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्त के निकट लुम्बिनी ग्राम में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था जो कि साकीगढ़ के प्रधान थे, और माता का नाम महामाया था जो कि कोलीगढ़ की राजकुमारी थी। आगे बढ़ेंगे। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में उर्वेला निरंजना नदी के किनारे हुई थी। महात्मा बुद्ध ने मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा, जिसे वर्तमान में कुशीनगर के नाम से जाना जाता है, में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में शरीर त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। वह गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ यानी कि ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। सब कुछ आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के टॉपिक्स भी आपके पीडीएफ में पूरी तरह से ऐड किए गए हैं। वो हर टॉपिक्स दोस्तों जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, आपके पूरे पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस को प्रिपेयर करके आपके पीडीएफ में कंप्लीट कर दिए गए हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। प्रतीत समुत्पाद को गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का सार कहा जाता है। बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी तथा अनात्मवादी है। बुद्ध, संघ एवं धम्म, ये तीनों दोस्तों बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अब बुद्ध के जीवन संबंधी दोस्तों जो घटनाएं उनके प्रतीक चिन्ह है, इसको भी आप लोग क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, पॉइंट हमारा, बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाएं एवं उनके प्रतीक चिन्ह। एक तरफ दोस्तों इन विभिन्न घटनाओं के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ दोस्तों उनके प्रतीक चिन्हों के नाम दिए गए। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों जन्म, तो इसका प्रतीक कमल एवं साण है। गृह त्याग का प्रतीक दोस्तों घोड़ा है। ज्ञान का प्रतीक दोस्तों पीपल वृक्ष है। निर्वाण का प्रतीक दोस्तों वो पद चिन्ह है, और मृत्यु का प्रतीक दोस्तों वो स्तूप है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। यहाँ से दोस्तों अगला पॉइंट है आपका, जातक कथाओं में गौतम बुद्ध की जीवन संबंधी कहानियां हैं। बौद्ध ग्रंथों में सुप्त पिटक हो गया, विनय पिटक तथा अभ्धम पिटक को सामूहिक रूप से त्रिपिटक कहा गया है। इन तीनों पिटक के नाम आपको जरूर ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन का फॉर्मेट अगर चेंज कर दिया जाए, निम्न में से कौन सा त्रिपिटक का खंड नहीं है, या भाग नहीं है, या अंग नहीं है, ऐसे में दोस्तों आप लोग तीनों पिटक के नाम याद नहीं रखते तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। आगे बढ़िएगा। त्रिपिटक की भाषा पाली है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। कालांतर में कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान तथा महायान दो शाखाओं में हो गया। हीनयान शाखा के अनुयायियों ने गौतम बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार किया, जबकि महायान शाखा के अनुयायियों ने बुद्ध की मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरू किया। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अभी सीट को भी दोस्तों आपको अच्छे से प्रिपेयर करके चलने हैं, जहाँ पे बौद्ध धर्म की दोस्तों जितनी भी महासंगीतों का आयोजन किया गया था, आप क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, पॉइंट हमारा, बौद्ध धर्म की महासंगीतियां। बौद्ध धर्म में टोटल 4 महासंगीतियों का आयोजन किया गया था। उनके अध्यक्ष, शासन काल तथा स्थान इस प्रकार हैं। सबसे पहले दोस्तों इन विभिन्न संगीतियों के क्रम दिए गए हैं, इनका समय दिया गया है, स्थल दिया गया है, शासन काल किसका था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, सब कुछ पूरी तरह से मेंशन कर दिया गया है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन तो 483 ईसा पूर्व में राजगिरे में अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा की गई थी। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन 383 ईसा पूर्व में वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, इसकी अध्यक्षता सब्बाकामी ने की थी। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन दोस्तों 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुआ था, इसकी अध्यक्षता मोगलिपुत्तिस ने की थी। और लास्ट यानी कि चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन ईसा की प्रथम सदी में कुंडल वन में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था,
और इसकी अध्यक्षता दोस्तों वसुमित्र ने की थी, ध्यान रखेंगे। सब कुछ आपको पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। आगे बढ़िएगा, एक छोटा सा नोट देखिए दोस्तों, ताकि ये टॉपिक आपका पूरी तरह से क्लियर हो सके। देखिएगा, महात्मा बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इस टॉपिक को दोस्तों आपको यहाँ तक पूरी तरह से कंप्लीट करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के अगले टॉपिक की ओर। एंशिएंट हिस्ट्री से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? करेक्ट आंसर होगा महावीर स्वामी। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन को कैसे मेंशन किया गया है। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम, इसका अर्थ ये हुआ कि जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे। ये दोस्तों आपका एंशिएंट हिस्ट्री का भी टॉपिक है और स्टैटिक जीके का भी टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चंस, फैक्ट व कंटेंट यहाँ से बनते हैं दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। तो पूरी तरह से क्रम से कंप्लीट करके दोस्तों परफेक्ट सीट आपके सामने लगा दी गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? करेक्ट आंसर होगा महावीर स्वामी। अब चलिए दोस्तों, इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के द्वारा इस टॉपिक को क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है दोस्तों हमारा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। इन्हें इस धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आगे बढ़िएगा, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के थे, और माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। आगे बढ़िएगा, महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदा था। 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया। 42 वर्ष की अवस्था में जिरम्भिक ग्राम ऋषपालिका नदी के किनारे 12 वर्ष की तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी का परिनिर्वाण यानी कि मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुई। ध्यान रखेंगे आप लोग, हर फैक्ट को दोस्तों आपको अच्छे से प्रिपेयर करके चलने हैं। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के टॉपिक्स भी आपके पीडीएफ में पूरी तरह से ऐड किए गए हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, महावीर स्वामी ने 5 महाव्रतों के पालन का उपदेश दिया। ये 5 महाव्रत हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। इनमें से शुरू के 4 महाव्रत जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के थे। अंतिम महाव्रत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा। जैन धर्म में कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्न का पालन आवश्यक माना गया है। ये त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक आचरण। आगे बढ़ेंगे, जैन धर्म अनीश्वरवादी है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। महावीर स्वामी अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। कालांतर में जैन धर्म 2 संप्रदायों श्वेतांबर एवं दिगंबर में बढ़ गया। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जबकि दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी वस्त्रों का परित्याग करते थे। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा, अब आप जानते हैं दोस्तों कि जैन धर्म में टोटल 2 महासंगीतियों का आयोजन हुआ था, तो इसको आप लोग क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, पॉइंट है हमारा, जैन धर्म की महासंगीतियां। जैन धर्म में टोटल 2 महासंगीतियों का आयोजन हुआ था। इन महासंगीतियों का समय, स्थल, अध्यक्षता तथा कार्य इस प्रकार है। सबसे पहले दोस्तों इन दोनों संगीतियों के क्रम दिए गए हैं, इनका समय दिया गया है, स्थल दिया गया है, अध्यक्षता किसने की थी और इसमें कार्य क्या हुए थे ये भी मेंशन कर दिया गया है। बात की जाए दोस्तों प्रथम जैन संगीति की, तो इसका आयोजन 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। और इसमें जो कार्य हुए थे दोस्तों, जैन धर्म 2 भागों यानी कि श्वेतांबर एवं दिगंबर में बढ़ गया था। वह द्वितीय जैन संगीति की बात की जाए दोस्तों, तो इसका आयोजन 512 ईस्वी में वल्लभी में देव ऋषि गढ़ी या क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई थी। और इसमें दोस्तों धर्म ग्रंथों को लिपिबद्ध किया गया था। ध्यान रखेंगे आप लोग। तो इस टॉपिक को दोस्तों आपको यहाँ तक पूरी तरह से कंप्लीट करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों अब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक की ओर। मॉडर्न हिस्ट्री से पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। मॉडर्न हिस्ट्री से पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से रखा गया है? महत्वपूर्ण सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन तथा समाज सुधारक।
आपके एग्जाम में दोस्तों कंटिन्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो जितने भी हो सकते हैं पूरी तरह से क्रम से कंप्लीट करके दोस्तों परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। करेक्ट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आप चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के द्वारा इस टॉपिक को क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है दोस्तों हमारा, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में की गई, जिसका उद्देश्य तत्कालीन हिंदू समाज में व्याप्त बुराइयों, सती प्रथा, बहुविवाह, वेश्यागमन, जातिवाद, अस्पृश्यता आदि को समाप्त करना था। राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की। 1825 ईस्वी में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। इन्होंने हिंदू कॉलेज खोलने में डेविड हेयर का सहयोग किया। आगे बढ़ेंगे। इन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाया तथा पाश्चात्य शिक्षा के प्रति अपना समर्थन दिया। नेक्स्ट, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 ईस्वी में बंबई में की गई, जिसका प्रमुख उद्देश्य वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करने, भारत को धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधने एवं पाश्चात्य प्रभाव को समाप्त करने का प्रयास करना था। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। यहाँ से दोस्तों अगला पॉइंट है आपका, इन्होंने अपने उपदेशों में मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्राद्ध, जंत्र तंत्र मंत्र, झूठे कर्मकांड आदि की आलोचना की तथा पुनः वेदों की ओर लौटो का नारा दिया और शुद्धि आंदोलन चलाया। उनके विचारों का संकलन इनकी कृति सत्यार्थ प्रकाश, जो कि 1883 में प्रकाशित हुई, देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने बेल्लूर कलकत्ता में की। इस मिशन का नाम रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था, जो कि इनके गुरु थे। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुई धर्म संसद में भाग लेकर पाश्चात्य जगत को भारतीय संस्कृति व दर्शन से अवगत कराया। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में मैडम ब्लावस्की एवं कर्नल अलकाट के द्वारा न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई। ध्यान रखेंगे। आप लोग हर फैक्ट को आप लोग हर फॉर्मेट से प्रिपेयर करके चलने हैं। आगे बढ़िएगा। पॉइंट है दोस्तों, भारत में इस आंदोलन की गतिविधियों को व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय श्रीमती एनी बेसेंट को दिया जाता है। 1898 ईस्वी में एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो कि बाद में हिंदू विश्वविद्यालय बन गया। भारत में यंग बंगाल आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय हेनरी विवियन डेरोजियो को है। एंग्लो इंडियन डेरोजियो कलकत्ता में 1826 से 31 तक हिंदू कॉलेज के अध्यापक रहे। डेरोजियो ने ईस्ट इंडियन नामक दैनिक पत्र का भी संपादन किया। हेनरी विवियन डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि माना जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में बंबई में की। वहाबी आंदोलन के नेता सैयद अहमद बरेलवी थे। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र तो पटना था। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत सर सैयद अहमद खान ने की थी। इन्होंने 1870 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अभी इस सीट को दोस्तों आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करके चलने हैं, जहां पे दोस्तों जितने भी महत्वपूर्ण समाज सुधारक हैं उनके द्वारा जितनी भी संस्थाओं की स्थापना की गई, सबसे पहले उनके नाम दिए गए हैं, इनकी स्थापना कब हुई थी ईस्वी दी गई है, और इनके संस्थापक कौन थे इनके नाम दिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हम लोग। बात की जाए दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी की, तो इसकी स्थापना 1784 में हुई थी विलियम जोन्स के द्वारा। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में हुई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में हुई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। और ब्रह्म समाज की स्थापना भी 1828 में हुई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। आगे बढ़ेंगे। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में हुई थी देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई थी आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। बात की जाए दोस्तों पूना सार्वजनिक सभा की, तो इसकी स्थापना 1867 में हुई थी एमजी रानाडे के द्वारा। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट, बेलूर मठ की स्थापना 1887 में हुई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा।
सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना 1904 में हुई थी विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। और मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों 1906 में की गई थी आगा खां सलीमुल्लाह खां के द्वारा। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, बात की जाए दोस्तों अनुशीलन समिति, तो इसकी स्थापना 1907 में हुई थी बारेंद्र घोष और भूपेन्द्र दत्त के द्वारा। विश्व भारती की स्थापना 1912 में हुई थी रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी लाला हरदयाल के द्वारा। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई थी तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा। खिलाफत आंदोलन की स्थापना 1919 में हुई थी अली बंधु के द्वारा। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, बात की जाए दोस्तों राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई थी डॉक्टर हेडगेवार एवं बीएस मुंजे के द्वारा। खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1929 में हुई थी खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1928 में हुई थी भगत सिंह एवं चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। और आजाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में हुई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ध्यान रखेंगे आप लोग। इस टॉपिक को दोस्तों आपको यहाँ तक पूरी तरह से कंप्लीट करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों अब हम लोग ज्योग्राफी के टॉपिक की ओर। ज्योग्राफी से पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर होगा नैनीताल उत्तराखंड में। ज्योग्राफी से पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से रखा गया। जितनी भी दोस्तों भारत के राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय पार्क है या वन्यजीव अभ्यारण्य है, आपके एग्जाम में कंटिन्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये किस राज्य के शासित प्रदेश में स्थित है। तो पूरी तरह से क्रम से कंप्लीट करके दोस्तों परफेक्ट सीट आपके सामने लगी हुई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर होगा नैनीताल उत्तराखंड में। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा भारत के राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय पार्क या वन्यजीव अभ्यारण्य। चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा एक तरफ दोस्तों भारत के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय पार्क है, वन्यजीव अभ्यारण्य उनके नाम दिए गए हैं। दूसरी तरफ दोस्तों उनसे संबंधित स्थान के नाम दिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों तो ये जोरहाट असम में स्थित है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों बारपेटा असम में स्थित है। हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क ये हजारीबाग झारखंड में स्थित है। बेतला राष्ट्रीय पार्क दोस्तों ये बलामू झारखंड में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए जूनागढ़ गुजरात में स्थित है। बादीपुर राष्ट्रीय पार्क दोस्तों ये बादीपुर कर्नाटक में स्थित है। केवलादेव पश्चिम बिहार दोस्तों ये भरतपुर राजस्थान में स्थित है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में बात की जाए दोस्तों सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य तो ये अलवर राजस्थान में स्थित है। दाचीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बालाघाट मध्य प्रदेश में स्थित है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मयूरभंज ओडिशा में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों इडुक्की केरल में स्थित है। शरावती वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों ये शिमोगा कर्नाटक में स्थित है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। बात की जाए दोस्तों नंदा देवी पशु विहार ये चमोली उत्तराखंड में स्थित है। चंद प्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों ये सवाई माधोपुर राजस्थान में स्थित है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों ये कैमूर बिहार में स्थित है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में स्थित है। और पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों ये नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में ही स्थित है। यहाँ तक इस टॉपिक को आपको कंप्लीट करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग ज्योग्राफी के अगले टॉपिक की ओर। ज्योग्राफी से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है। देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा फरक्का परियोजना किस नदी पर संचालित है। करेक्ट आंसर होगा गंगा नदी पर। ज्योग्राफी से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से रखा गया। भारत की जितनी भी दोस्तों नदी घाटी परियोजनाएं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जल विद्युत परियोजनाएं, आपके एग्जाम में कंटिन्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों कि ये किस नदी या नदियों के संगम पर संचालित है। तो यहाँ पे दोस्तों नदी या नदियों के संगम पर संचालित होने के साथ साथ ये किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पड़ते हैं ये भी पूरी तरह से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगा दी गई है। अच्छे से आपको प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा फरक्का परियोजना किस नदी पर संचालित है। करेक्ट आंसर होगा गंगा नदी पर। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा नदी घाटी परियोजनाएं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं या जल विद्युत परियोजनाएं। चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपनी सामने करते हैं। देखिएगा एक तरफ दोस्तों सबसे पहले भारत की जितनी भी नदी घाटी परियोजनाएं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जल विद्युत परियोजनाएं उनके नाम दिए गए, इनकी स्थिति दी गई है और ये किस नदी या नदियों के संगम पर संचालित है ये भी पूरी तरह से मेंशन कर दिया गया है। बात की जाए दोस्तों भीमा परियोजना तो महाराष्ट्र में जो कि पवना एवं कृष्णा नदी के संगम पर संचालित है। हीराकुड जल विद्युत परियोजना दोस्तों उड़ीसा में पड़ता है जो कि महानदी पर संचालित है। सरदार सरोवर परियोजना दोस्तों गुजरात में पड़ता है जो कि नर्मदा नदी पर संचालित है।
इंदिरा गांधी नहर परियोजना दोस्तों ये राजस्थान में जो कि सतलज और ब्यास के संगम पर संचालित है। फरक्का परियोजना दोस्तों पश्चिम बंगाल में पड़ता है जो कि गंगा नदी पर संचालित है। दामोदर घाटी परियोजना दोस्तों ये झारखंड में पड़ता है जो कि दामोदर नदी पर संचालित है। इडुक्की परियोजना दोस्तों ये केरल में पड़ता है जो कि पेरियार नदी पर संचालित है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में बात की जाए दोस्तों भाखड़ा नांगल परियोजना तो ये पंजाब में पड़ता है, सतलज नदी पर संचालित है। सोन परियोजना दोस्तों बिहार में पड़ता है, सोन नदी पर संचालित है। काकरापार परियोजना दोस्तों गुजरात सूरत में पड़ता है, ताप्ती नदी पर संचालित है। गांधी सागर परियोजना मध्य प्रदेश में पड़ता है, चंबल नदी पर संचालित है। राणा प्रताप सागर परियोजना राजस्थान में पड़ता है, चंबल नदी पर संचालित है। जवाहर सागर परियोजना ये भी दोस्तों राजस्थान में पड़ता है जो कि चंबल नदी पर ही संचालित है। आगे बढ़ेंगे। माता टीला बांध परियोजना उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश दोनों क्षेत्रों में पड़ता है, बेतवा नदी पर संचालित है। टिहरी बांध परियोजना दोस्तों उत्तराखंड में पड़ता है जो कि भागीरथी एवं भेलांगना नदी के संगम पर संचालित है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में बात की जाए दोस्तों नागार्जुन सागर परियोजना ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है जो कि कृष्णा नदी पर संचालित है। तुंगभद्रा परियोजना ये आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक दो क्षेत्रों में पड़ता है, तुंगभद्रा नदी पर संचालित है। थिनबा दोस्तों पंजाब में पड़ता है जो कि रावी नदी पर संचालित है। और सलाल पनबिजली परियोजना दोस्तों जम्मू कश्मीर में पड़ता है जो कि चिनाब नदी पर संचालित है। यहाँ तक इस टॉपिक को आपको कंप्लीट करके चलने हैं और यहीं पे दोस्तों हम इस वीडियो को विराम देना चाहेंगे। और भी कंटेंट इसमें लाते हैं तो आपका वीडियो लंबा खिंचेगा। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे स्टडी चैनल सुकृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। मिलते हैं दोस्तों हम आपको अपने अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।